कहानी एक युवा जोड़े ऐश और माथा के साथ शुरू होती है, जो एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। ऐश किराए की वैन में है और रेडियो पर समाचार सुनते हुए अपने फ़ोन पर स्क्रॉल कर रही है। एक समाचार खंड में सिंथेटिक मांस में एक सफलता का उल्लेख किया गया है जो सॉफ्टवेयर के माध्यम से बुद्धि विकसित कर सकता है, जिसे विकलांगों को गतिशीलता हासिल करने में मदद करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इस बीच माथा 2 कप कॉफ़ी लेकर वैन के पास आती है। वह खिड़की पर दस्तक देती है, लेकिन ऐश अपने फ़ोन में इतनी खोई रहती है कि उसे पता ही नहीं चलता। कुछ मिनटों के बाद अंततः उसे एहसास होता है कि वह वहाँ है और उसे अंदर जाने देता है। माथा उसे इतना विचलित होने के लिए डांटती है और जोर देकर कहती है कि वह अपना फ़ोन दूर रख दे। वे जल्द ही ग्रामीण इलाके में एक अनोखे पुराने घर में पहुँचते हैं। वैन से उनका सामान निकालने के बाद ऐश जल्दी से अपने फ़ोन पर स्क्रॉल करने लगती है। माथा, जो रात का खाना तैयार कर रही है, उससे टमाटर या भुने हुए टमाटरों में से किसी एक को चुनने के लिए कहती है, लेकिन ध्यान देती है कि वह ध्यान नहीं दे रहा है। निराश होकर वह उस पर एक तौलिया फेंकती है और मजाक में पूछती है कि क्या वह अभी भी स्वस्थ है। वह शिकायत करती है कि कैसे उसका फ़ोन लगातार उसका ध्यान चुराता है। उसके पास बैठकर वह देखती है कि ऐश बताती है कि वह लंबे अदरक बालों के साथ एक बच्चे के रूप में अपनी एक पुरानी तस्वीर साझा कर रहा है, सोच रहा है कि उसके दोस्तों को यह मनोरंजक लगेगा। माथा असहमत है, लेकिन ऐश उस दिन को याद करते हुए सुनती है जब फोटो लिया गया था। वह बताते हैं कि उनके छोटे भाई जैक की मृत्यु के बाद यह उनका पहला पारिवारिक कार्यक्रम था। परिवार सफारी पार्क गया, लेकिन बंदरों के उनकी कार पर चढ़ने के बावजूद सभी चुप रहे, फिर भी दुख मना रहे थे। ऐश की माँ, जो आमतौर पर ड्राइविंग से नफरत करती थी, उस दिन उन्हें घर ले गई। अगली सुबह उसने जैक की सभी तस्वीरें दीवारों से हटा दी और उन्हें अटारी में छिपा दिया, केवल ऐश की एक जबरदस्त मुस्कान वाली तस्वीर छोड़ दी। कहानी से प्रेरित होकर माथा ऐश के माथे को चूमती है और बाद में वे एक अंतरंग क्षण साझा करते हैं। अगले दिन ऐश ने माथा को याद दिलाया कि उन्हें दोपहर 2 बजे तक वैन वापस करनी होगी, लेकिन उसने अचानक काम की समय सीमा का हवाला देते हुए मना कर दिया। निराश होकर ऐश अकेली चली जाती है। माथा, एक चित्रकार, पूरी दोपहर अपने काम में तल्लीन होकर बिताती है। जैसे जैसे शाम होती जाती है, वह और अधिक चिंतित हो जाती है क्योंकि ऐश घर नहीं लौटी है। वह उसे फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन वह जवाब नहीं देता। चिंतित होकर उसने किराए की कंपनी से संपर्क किया, लेकिन उसे पता चला कि ऐश ने वैन वापस नहीं की है। भयभीत होकर माथा ने अपनी बहन को फ़ोन किया, स्थिति के बारे में बताया और डराया कि ऐश के साथ कुछ भयानक हुआ है। इसके तुरंत बाद पुलिस की एक गाड़ी उसके घर पहुंचती है। माथा ने अपने सबसे बुरे डर की पुष्टि से डरते हुए दरवाज़ा खोला कि ऐश की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई है। दृश्य ऐश के अंतिम संस्कार में बदल जाता है, जहां निराश माथा अपनी दोस्त सारा के साथ बैठी है। सारा, जिसने इसी तरह की दुर्घटना में अपने पति को खो दिया था, सहानुभूति व्यक्त करती है और एक कार्यक्रम का सुझाव देती है जो माथा को उसके नुकसान से निपटने में मदद कर सकता है। चिढ़कर माथा ने सारा को रुकने के लिए कहा, लेकिन सारा कायम रही। अंत में माथा अपना आपा खो देती है और अपने दोस्त पर चिल्लाती है। घर लौटकर माथा घर की सफाई करती है और अटारी में जाती है, जहां वह ऐश की पुरानी पारिवारिक तस्वीरें देखती है। जैसे जैसे समय बीतता है, वह अपनी दैनिक दिनचर्या जारी रखती है, लेकिन जीवन खाली खाली लगता है। एक दिन माथा ने अपना ईमेल चेक किया और पाया कि सारा ने उसकी सहमति के बिना उसे कार्यक्रम के लिए साइन अप किया था। उसे प्रोग्राम के एआई से ऐश बनकर एक संदेश भी प्राप्त होता है। क्रोधित होकर माथा ने सारा को फ़ोन किया और उससे कहा कि मृतक की समानता का उपयोग करना गलत है। हालांकि सारा का कहना है कि इससे दुख में मदद मिलती है। अगले दिन माथा काम कर रही थी जब उसे अचानक मतली महसूस हुई। गर्भावस्था परीक्षण करने के बाद उसे पता चला कि वह गर्भवती है। डरी हुई और अभिभूत होकर वह अपनी बहन नाओमी को फ़ोन करने की कोशिश करती है, लेकिन नाओमी अपने बच्चों में व्यस्त होने के कारण जवाब नहीं देती है। माथा सारा दिन रोती, खोई हुई और अनिश्चित महसूस करती है कि क्या किया जाए। अपनी हताशा में वह सारा द्वारा बताए गए ऐप को याद करती है। आराम की तलाश में वह ऐप खोलती है और टच टू टॉक पर क्लिक करती है।
उसे ये देखकर आश्चर्य हुआ कि ऐश की आवाज़ उसका प्यार से स्वागत करती है, यहाँ तक कि मजाक भी कर रही है। संदेश इतने वास्तविक लगते हैं कि माथा अनुभव से अभिभूत होकर रोने लगती है। माथा आभासी ऐश को बताती है कि वह उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। जब वह जवाब देता है कि वह चाहता है कि वह उसके साथ वहाँ रह सके, तो वह और भी अधिक रोती है। शांत होने के बाद माथा को उसकी बहन नाओमी का फ़ोन आता है, जो आने की पेशकश करती है। माथा ने उसे आश्वस्त किया कि वह ठीक है और उसने मिलने से इनकार कर दिया। अगले कुछ हफ्तों में माथा के जीवन में सुधार होता है। वह अकेले पदयात्रा करती है, अक्सर ऐप के माध्यम से ऐश के साथ बात करती है, अपने अतीत के बारे में कहानियां साझा करती है और वे पहली बार कैसे मिले थे। कुछ दिनों बाद माथा का अल्ट्रासाउंड होता है और वह इसे ऐश के सिस्टम में भेजने के लिए रिकॉर्ड करती है। जब वे बाद में बात कर रहे थे, वह अचानक अपना फ़ोन गिरा देती है और ऐश की आवाज़ अस्पष्ट होने पर घबरा जाती है। चिंतित होकर वह अपना फ़ोन चार्ज करने के लिए घर जाती है, लेकिन ऐश उसे आश्वस्त करती है कि वह कहीं नहीं जा रहा है और उल्लेख करता है कि वे अपने कनेक्शन को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं, हालांकि यह महंगा है। इसके तुरंत बाद माथा के लिए एक बड़ा पैकेज आता है। अंदर उसे कृत्रिम मांस के टुकड़े मिलते हैं, जो उसे रैंक कर बाहर निकाल देते हैं। उसे समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। वह ऐश से मदद मांगती है। उसके निर्देशों का पालन करते हुए वह स्नान तैयार करती है और पैकेज अंदर रखती है, फिर इंतजार करने के लिए बाथरूम से बाहर निकल जाती है। घंटों बाद माथा को बाथरूम से आवाज़ें सुनाई देती हैं। वह सावधानी से पास आती है और ये देखकर दंग रह जाती है कि पैकेज एक जीवित मानव जैसी ऐश में बदल गया है, जो कपड़े मांगती है। सदमे में माथा उसे छूती है और महसूस करती है कि वह बिल्कुल असली ऐश की तरह महसूस करता है। भावना से अभिभूत होकर वह फिर रोने लगती है। अगली सुबह माथा उठती है और ऐश को अपने बगल में पाती है। उसने साथ में रात बिताई है। बाद में जब वह काम कर रही थी, ऐश ने उसे कॉफ़ी की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। माफ़ी मांगी और स्वीकार किया कि उसे अभी भी उसकी उपस्थिति के साथ तालमेल बिठाने के लिए समय चाहिए। एक दोपहर नाओमी अप्रत्याशित रूप से आती है। चिंतित है क्योंकि माथा उसकी कॉल का जवाब नहीं दे रही है। घबराकर माथा ने एंड्रॉयड ऐश को बाथरूम में छिपने के लिए कहा। उसे यकीन नहीं था कि वह उसे प्रकट करने के लिए तैयार है या नहीं। फिर वह अपनी बहन के साथ विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हुए दिन बिताती है। जब नाओमी माथा से मिलने जाती है, तो वह कहती है कि उसे खुशी है कि माथा शौचालय में पुरुषों के कपड़े देखकर आगे बढ़ रही है। इससे माथा परेशान हो जाती है, जिसे लगता है कि वह ऐश के कृत्रिम संस्करण के करीब रहकर उसकी याददाश्त को धोखा दे रही है। नाओमी के जाने के बाद माथा ऐश से अपने संघर्ष का खुलासा करती है। हालांकि नाओमी का मानना है कि वह ठीक हो रही है, माथा असली ऐश की यादों में फंसी हुई महसूस करती है। असली और सिंथेटिक ऐश के बीच अंतर अधिक स्पष्ट हो जाता है। एंड्रॉयड को भोजन या नींद की आवश्यकता नहीं होती है, उसकी त्वचा अप्राकृतिक रूप से चिकनी होती है और वह हमेशा सही व्यवहार करता है, यहाँ तक कि उसकी हंसली पर तिल का न होना भी उसे परेशान करता है। जैसे जैसे सप्ताह बीतते हैं, माथा की निराशा बढ़ती जाती है। नई ऐश की आज्ञाकारिता रोबोटिक लगती है, जिससे उसे असली ऐश के साथ हुए संघर्षों की याद आती है। एक दिन भावनाओं में बहकर वह एंड्रॉयड को छोड़ने का आदेश देती है। वह बिना किसी सवाल के आज्ञा का पालन करता है, बाहर चलता है। अगले दिन माथा उसे आंगन में खड़ा पाती है। जब वह पूछती है कि वह क्यों नहीं गया, तो वह बताता है कि उसे अपने सक्रियण बिंदु स्नान के 25 मीटर के भीतर रहना चाहिए। वह उसे वापस अंदर जाने देती है, लेकिन बाद में उसे एक पहाड़ पर ले जाती है और चट्टान से कूदने का आदेश देती है। जब वह ऐसा करने के लिए तैयार होता है, तो वह चिल्लाती है कि असली ऐश डर गई होगी। एंड्रॉयड डर की नकल करता है और अपने जीवन की भीख मांगता है, जिससे माथा और भी निराश हो जाती है। अंतिम दृश्य में वर्षों बाद माथा की बेटी अपना जन्मदिन मनाती है। वह ऐश के लिए केक का एक टुकड़ा बचाने पर जोर देती है और उसे अटारी में लाती है जहां वह रहता है। हालांकि क्लोन खाता नहीं है, वह प्रसन्न है। ये स्पष्ट है कि माथा अपनी बेटी को केवल विशेष अवसरों पर ही उसके साथ बातचीत करने की अनुमति देती है।